गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर में हम ट्रांसमिशन में किस प्रकार से डीसी को भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो डीसी का ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो बहुत ही हाई वैल्यू पे होता है, हाई वोल्टेज पे किया जाता है। इस कारण हम इसे HVDC ट्रांसमिशन कहते हैं। हमारे सिलेबस में स्कीम में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन अंदर के सिलेबस में ये चैप्टर दिया, इसलिए हम पढ़ते हैं और ये इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें हमें HVDC ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के जो लिंक्स हैं, HVDC के जो लिंक्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लिंक होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम में बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है आपका HVDC। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है HVDC ट्रांसमिशन। HVDC पावर सिस्टम में लंबी दूरी पर जो पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। लंबी दूरी के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग हम जनरेटेड पावर को सब स्टेशन तक भेजने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का या ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन भी 2 प्रकार से आपके एनर्जी को कैरी करती है, या तो वो AC के फॉर्म में एनर्जी को लेके जाता है या DC के फॉर्म में। तो यहाँ पर AC के फॉर्म में लेके जाने पर उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, DC के फॉर्म में लेके जाने पर उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पर हम DC ट्रांसमिशन के बारे में ही देखेंगे कि हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन यदि हम करते हैं तो वो क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या गुण हैं, क्या उसके हानि है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो HVDC किसी भी पावर सिस्टम में लंबी दूरी पर कुल पावर के ट्रांसमिशन के लिए DC का उपयोग करते हैं। लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज DC लाइन कम महंगे हैं और AC ट्रांसमिशन की तुलना में नुकसान भी कम है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि यदि हम ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज DC फॉर्म में करते हैं तो ये हमें इकोनॉमिक भी पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और इसमें जो लॉसेस हैं वो भी AC के कंपैरिजन में कम होती हैं। अब किस प्रकार से होती हैं मैं अगर आपको बताऊं तो आप सिंपली आप AC डिस्ट्रीब्यूशन या AC ट्रांसमिशन आप देखोगे, 3 फेस यदि हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो 3 फेस ट्रांसमिशन के लिए आपको 3 कंडक्टर चाहिए और साथ ही साथ उसके लिए एक न्यूट्रल वायर चाहिए। तो यदि 1 किलोमीटर के लिए हमें AC ट्रांसमिशन करना है तो हमें टोटल कितने मीटर का कंडक्टर लगेगा, मतलब 3 फेस के लिए और 1 न्यूट्रल के लिए टोटल 4 किलोमीटर लेंथ का हमें केबल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें 1 फेस और 1 न्यूट्रल होगा। मतलब यदि हम 1 किलोमीटर का पावर ट्रांसमिट करें DC के फॉर्म में तो हमें टोटल जो लेंथ पड़ेगा कंडक्टर का वो 2 किलोमीटर लेंथ का पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाता है AC के कंपैरिजन से। तो ये हमें एक इकोनॉमिक पड़ता है। वहाँ पे 4 किलोमीटर लेंथ का हमें वायर लग रहा था AC में ट्रांसमिशन के लिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर लेंथ पर ही हमारा काम हो जा रहा है, जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो ये हमें इकोनॉमिक पड़ता है। दूसरा क्या होता है, AC ट्रांसमिशन में आपके बहुत सारी लॉसेज होती हैं, जैसे मैग्नेटिक लॉसेज हो जा रही हैं, कोरोना लॉसेज हो जा रही हैं, जिससे एनर्जी लॉस हमें दिखता है। जबकि DC के फॉर्म में इस प्रकार की हमें कोई भी लॉसेज नहीं दिखती, या इस AC के कंपैरिजन में इसमें जो लॉसेज हैं वो कम होती हैं। तो यह उन नेटवर्क से जुड़ता है जिनमें विभिन्न फ्रीक्वेंसी और विशेषताएं होती हैं। हाई वोल्टेज DC लाइनें ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता में वृद्धि करता है। मतलब हाई वोल्टेज जो DC लाइन होती हैं वो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण बिजली तेज़ी से स्थानांतरित होती है। मतलब हम बहुत फास्टली, बहुत क्विक फास्ट तरीके से हम एनर्जी को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो एक कंबाइन AC तथा DC सिस्टम में उत्पन्न
एसी वोल्टेज भेजने के अंत में डीसी में परिवर्तन किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए अंत में डीसी को पुनः एसी में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हम डीसी का ट्रांसमिशन करते हैं वो हमें इकोनॉमिक पड़ता है, बस इसमें कुछ हमें एडिशनल इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। जहाँ पर ये जनरेशन होता है वहाँ पर आपको पता ही है कि हम एसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, लेकिन यदि आपको डीसी ट्रांसमिशन करना है तो सेंडिंग एंड साइड में आपको एक कन्वर्टर लगाने पड़ेंगे, कन्वर्टर इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो एसी को पहले डीसी में चेंज करता है, देन आप डीसी को ट्रांसमिट करते हैं। और जो सब स्टेशन होता है जो रिसीव करता है वहाँ भी एक हमें कन्वर्टर यूनिट लगाना पड़ेगा जो रिसीविंग डीसी एनर्जी को पहले एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन हम उस एसी एनर्जी को पुनः डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार लाइन के दोनों सिरों पर, मतलब सेंडिंग एंड साइड और रिसीविंग एंड साइड, दोनों सिरों पर हम कन्वर्टर यूनिट, जिसे हम रेक्टिफायर और इन्वर्टर इक्विपमेंट कह सकते हैं, की आवश्यकता पड़ती है। दोनों सिरों पर कन्वर्टर यूनिट लगाए जाते हैं। तो किसी भी HVDC ट्रांसमिशन में केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इकोनॉमिकली ये उपयोग होता है। यदि हमें डीसी ट्रांसमिशन करना है तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि आप एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ही HVDC इकोनॉमिक हमें पड़ेगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ही उपयुक्त होता है, जो 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई और 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई भूमिगत केबल्स के लिए होता है। मतलब यदि आप ओवरहेड ट्रांसमिशन कर रहे हो, ओवरहेड पे एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 600 किलोमीटर होनी चाहिए आपको HVDC ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन यदि आप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन कर रहे हो तो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन के लिए जो लेंथ है वो आपका 50 किलोमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा HVDC सब स्टेशन का, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले हम एक फर्स्ट पावर ग्रिड से कनेक्ट हैं जो एनर्जी को जनरेट कर रहा है। इस एनर्जी जनरेट के बाद हम जो हमारी एनर्जी है एसी फॉर्म में है वो सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, आपके सेंडिंग एंड साइड कन्वर्टर यूनिट पे, जहाँ पे हम एसी एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन उसको इनपुट पावर जो होता है हमारा इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। तो ये ओवरहेड लाइंस में हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं HVDC को। देन हम अपने रिसीविंग एंड साइड के कंट्रोल या कन्वर्टर यूनिट पे आते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो रेक्टिफायर है वो DC को पुनः AC में बदल दे रहा है और जो स्टैंड पावर ग्रिड है या जो हमारा सब स्टेशन है वो उसको रिसीव करके आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा आपका HVDC सब स्टेशन है जिसके सेंडिंग एंड साइड भी एक कन्वर्टर यूनिट लगा है और आपके रिसीविंग एंड साइड भी कन्वर्टर यूनिट लगा हुआ है। तो 2 से अधिक कन्वर्टर स्टेशन और एक ट्रांसमिशन लाइन वाले सिस्टम को 2 टर्मिनल DC सिस्टम या पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा HVDC सब स्टेशन जो लगा है इसमें 2 कन्वर्टर यूनिट लगे हैं, 2 कन्वर्टर स्टेशन हैं और एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस सिस्टम को हम 2 टर्मिनल DC सिस्टम कहते हैं या फिर पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब है हमारा एडवांटेजेस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन। क्या क्या गुण होते हैं किसी भी HVDC ट्रांसमिशन के। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है किसी भी HVDC ट्रांसमिशन में वह है कम से कम कंडक्टर और इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र प्रणाली की लागत कम हो जाती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि 1 किलोमीटर पे हमें ट्रांसमिशन करना है हाई वोल्टेज का और यदि हम AC लेते हैं तो हमें 1 किलोमीटर के लिए 4 कंडक्टर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, 3 फेस के लिए और 1 न्यूट्रल के लिए। तो टोटल हमें 4 किलोमीटर लेंथ की वायर का उपयोग करना पड़ेगा AC ट्रांसमिशन के लिए। सेम हम यदि DC ट्रांसमिट करते हैं तो हमें 1 किलोमीटर लेंथ में ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक फेस की और एक न्यूट्रल की। इस प्रकार हमें 2 किलोमीटर लेंथ वायर ही यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने ज़्यादा आपके कंडक्टर वायर होंगे उनको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देना,
पड़ेगा, उनके इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, तो और पोल्स लगाने पड़ेंगे, तो ये हमें ज़्यादा खर्च पड़ेगा। जबकि डीसी में कम संख्या होने पे कंडक्टर वायर के आपका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, पोल है, वो कम लगेंगे, इंसुलेटर कम पड़ेगा। तो जो सिस्टम है, सिस्टम का जो कैपिटल कॉस्ट है वो हमें क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक पड़ेगा, कम से कम लगेगा। दूसरा, इसमें कोरोना लॉस जो होता है वो कम होता है। HVDC में कोरोना लॉस एज कंपैरिजन टू HVAC बहुत ही कम होता है। तीसरा, इसमें टावर कम महंगे और सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें दो ही केबल्स को सपोर्ट करना है, इस कारण जो टावर है वो बहुत ही सस्ते और कम महंगे होते हैं। चौथा जो है वो है HVDC सिस्टम रिटर्न पाथ के लिए अर्थ का उपयोग करती है। मतलब आपका जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है उसको रिटर्न पाथ के लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं। पांचवा है, HVDC लाइन में फ्रीक्वेंसी की अनुपस्थिति के कारण स्किन इफेक्ट का प्रभाव सिस्टम पे नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप AC सिस्टम में ट्रांसमिशन कर रहे हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है कांस्टेंट वोल्टेज के साथ, लेकिन यदि आप DC सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी की अनुपस्थिति होने के कारण जो सिस्टम पे स्किन इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है छठवां आपका कि डीसी लिंक के कारण माध्यम से बहुत सटीक और हानि रहित एनर्जी फ्लो होती है। अब चूंकि हम डीसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डीसी लिंक कर रहे हैं, इस कारण जो हमारा ट्रांसमिशन है का जो मीडियम है उसमें एनर्जी जो लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा और लॉस फ्री आपका जो एनर्जी फ्लो है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो ये इसके मेन एडवांटेजेस थे। अब जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं HVDC ट्रांसमिशन के, वो हैं सबसे पहला, कन्वर्टर्स ऑफ सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन के भेजने और रिसीव करने दोनों साइड पर रखा जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको 2 टर्मिनल सब स्टेशन दिखाया कि आपको जो HVDC का ट्रांसमिशन करना है उसके लिए आपको सिस्टम में 2 कन्वर्टर यूनिट्स लगाने पड़ते हैं, एक उसके सेंडिंग एंड साइड और दूसरा उसके रिसीविंग एंड साइड। तो जो 2 कन्वर्टर स्टेशन हम लगा रहे हैं तो ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं सिस्टम पे, जो सिस्टम के कैपिटल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो सिस्टम की लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है। दूसरा है, HVDC में उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर भी बहुत ही महंगा होता है। मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं HVDC में वो HVAC से डिफरेंट होता है और महंगा होता है। तीसरा जो है, वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, वोल्टेज की वैल्यू को हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू पे हमने इसको सेंड किया है उसी वैल्यू पे हम इसको रिसीव करते हैं, तो इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। चौथा, कन्वर्टर सब स्टेशन में हीट लॉस होता है, जिसे एक्टिव कूलिंग सिस्टम का उपयोग करके कम किया जा सकता है। जैसे ही आप वहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करते हो तो कन्वर्जन के कारण वहाँ पे हीट लॉस होता है, तो हम वहाँ पे एक्टिव कूलिंग सिस्टम का उपयोग करके इस लॉस को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, HVDC लिंक ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल होते हैं। ये एक इसका बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि जो HVDC लिंक होते हैं वो आपके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये था हमारा HVDC ट्रांसमिशन क्या होता है, HVDC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस और HVDC ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेजेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ DC लिंक। जो लिंक है जिसके माध्यम से हम एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं वो लिंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे HVDC के जो DC लिंक हैं वो निम्न प्रकार के हैं। तो जो टाइप्स ऑफ DC लिंक है उसमें 2 नेटवर्क या सिस्टम को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के HVDC लिंक का उपयोग किया जाता है। तो किन्हीं भी 2 नेटवर्क या किन्हीं भी 2 सिस्टम को हम HVDC ट्रांसमिशन में जोड़ने के लिए जिस लिंक का उपयोग करते हैं उसे हम HVDC लिंक कहते हैं। HVDC लिंक यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है मोनोपोलर लिंक, दूसरा है बाइपोलर लिंक और तीसरा है होमोपोलर लिंक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोनोपोलर लिंक देखते हैं। मोनोपोलर लिंक, इसमें निगेटिव पोलैरिटी का एक कंडक्टर है जो रिटर्न पाथ के लिए अर्थ या सी का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपको
जो मोनोपोलर लिंक का एक डायग्राम दिख रहा होगा कि जनरेटिंग स्टेशन से एसी पावर को हमने ट्रांसमिट किया, ये कन्वर्टर एक रेक्टिफायर लगा है और यहाँ पे डीसी ट्रांसमिशन लाइन, देन यहाँ पे रिसीविंग साइड में एक इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका एसी पावर। तो ये मोनोपोलर लिंक है। इसमें रिटर्न पाथ के लिए अर्थ या समुद्र का उपयोग किया जाता है। कभी कभी मेटल पाथ भी आपस भी वापसी के लिए उपयोग करते हैं। यदि आपको रिटर्न पाथ चाहिए तो वो अर्थ के माध्यम से या सी के माध्यम से आपको रिटर्न पाथ मिलता है, और यदि वो दोनों चीज़ें अनअवेलेबल हैं तो आप मेटल पाथ के द्वारा भी रिटर्न पाथ का उपयोग कर सकते हो। इसमें दोनों तरफ में कन्वर्टर लगाए जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है आपका मोनोपोलर लिंक का, क्लियर है। सेकंड है आपका बाईपोलर लिंक। तो बाईपोलर लिंक में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव तथा दूसरा अर्थ पर निगेटिव। इनमें दोनों साइड कन्वर्टर स्टेशन होते हैं, इनमें दोनों साइड कन्वर्टर स्टेशन होते हैं और इनमें दोनों साइड कन्वर्टर स्टेशन होते हैं। कन्वर्टर स्टेशन के मध्य बिंदु में इलेक्ट्रोड के माध्यम से शुरू होते हैं और मिट्टी के इलेक्ट्रोड को वोल्टेज HVDC ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कंडक्टर का आधा वोल्टेज होता है, क्लियर है। मतलब जो बाईपोलर लिंक हैं उसमें दो कंडक्टर होते हैं। मोनोपोलर में आपको एक कंडक्टर दिख रहा था, बाईपोलर में लिंक में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव तथा दूसरा अर्थ पर निगेटिव। इसमें दोनों साइड कन्वर्टर स्टेशन होते हैं। कन्वर्टर स्टेशन के मध्य बिंदु पे मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रोड के माध्यम से शुरू होते हैं और मिट्टी के इलेक्ट्रोड का वोल्टेज HVDC ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कंडक्टर का आधा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि AC सिस्टम में दो कंडक्टर हमने लगाया है और इन दोनों साइड आपके कन्वर्टर यूनिट लगे हैं। दोनों कन्वर्टर साइड में एक मिडिल पॉइंट पे हमने अर्थिंग किया है। तो जो फर्स्ट है वो क्या होता है, DC ट्रांसमिशन पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए है और जो नीचे साइड है वो DC ट्रांसमिशन निगेटिव पोलैरिटी के लिए है। तो जब आपका पॉजिटिव पोलैरिटी होगा तो ये फर्स्ट हाफ ऊपर का काम करेगा और जब निगेटिव पोलैरिटी होगा तो ये सेकंड हाफ नीचे का काम करेगा। तो बाईपोलर लिंक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस यह है कि किसी भी लिंक का संचालन बंद हो जाता है तो ग्राउंड रिटर्न की वजह से लिंक मोनोपोलर मोड में बदल जाता है, जिससे सिस्टम आधा सप्लाई जारी रखता है। यहाँ पर आपको दो कंडक्टर हैं, दो कन्वर्टर सेक्शन दिख रहे हैं। यदि इनकेस कभी एक सिस्टम का एक सेक्शन का काम रुक जाता है या उसमें फॉल्ट आ जाता है तो दूसरा सिस्टम मोनोपोलर लिंक की तरह वर्क करते हुए अपने काम को कंटिन्यूअस रखता है, आधा सप्लाई जारी रखता है। ये किसी भी बाईपोलर लिंक का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो है वो है आपका होमोपोलर लिंक। यह एक ही पोलैरिटी के, यहाँ पर होमोपोलर लिंक में आपको क्या है कि यह एक ही पोलैरिटी के दो कंडक्टर होते हैं, सामान्यतः निगेटिव पोलैरिटी। अभी आपने क्या देखा था कि बाईपोलर में अपर हाफ में आपका क्या था, पॉजिटिव पोलैरिटी DC ट्रांसमिशन थी और नीचे साइड निगेटिव ट्रांसमिशन निगेटिव पोलैरिटी का DC ट्रांसमिशन था। लेकिन यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेंडिंग इन साइड दोनों तरफ कन्वर्टर अपर थे और रिसीविंग साइड दोनों डाउनवर्ड थे। यहाँ पर दोनों अपोजिट पोलैरिटी पे आपको दिखेंगे। तो यह एक ही पोलैरिटी के दो कंडक्टर होते हैं, सामान्यतः निगेटिव पोलैरिटी होता है और हमेशा अर्थ या मेटेलिक रिटर्न पाथ को फॉलो करता है। इस लिंक में पोलैरिटी समानांतर ऑपरेट होते हैं जो इंसुलेशन कॉस्ट को कम कर देते हैं। वर्तमान में इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेम पोलैरिटी हैं, या तो वो दोनों निगेटिव पोलैरिटी होंगे या वो दोनों पॉजिटिव पोलैरिटी होंगे। और यहाँ पर AC सप्लाई सिस्टम है। यहाँ पे जो कन्वर्टर 1 में रेक्टिफायर है वो दोनों में आपस में एक दूसरे के तरफ फेस किए हैं और रिसीविंग साइड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर हैं। तो यहाँ पर या तो दोनों पॉजिटिव पोलैरिटी पे होंगे या दोनों निगेटिव पोलैरिटी पर होंगे और हमेशा अर्थ या मेटेलिक रिटर्न पाथ को ही ये फॉलो करेगा। तो इस लिंक में जो पोलैरिटी समानांतर ऑपरेट होते हैं, पैरेलली ऑपरेट होते हैं, जो इंसुलेशन कॉस्ट को कम कर देते हैं। वर्तमान में हम इस प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो HVDC
के लिंक थे जिनके माध्यम से हम किन्हीं भी नेटवर्क या सिस्टम को जोड़ने का काम करते थे, ये 3 प्रकार के थे। पहला था आपका मोनोपोलर लिंक, दूसरा था बाईपोलर लिंक और तीसरा था होमोपोलर लिंक। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ डीसी लिंक थे। मैंने आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन में एचवीडीसी ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और हम कैसे करते हैं, इसका सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं किसी भी डीसी ट्रांसमिशन के, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ लिंक्स के बारे में बताया कि टाइप्स ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपके डीसी लिंक्स हैं, मोनोपोलर लिंक, बाईपोलर लिंक और होमोपोलर लिंक। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था, एचवीडीसी, हमारे पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल का। ये एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि या तो एचवीडीसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताइए या फिर टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में बताइए। एचवीडीसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और होप सो आपको मैंने जो भी बातें बताई, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी डाउट या परेशानी है तो आप मुझसे ट्यूटोरियल क्लास में कांटेक्ट कीजिए और जो भी डाउट है वो मैं आपका क्लियर करूँगा। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हम ट्यूटोरियल क्लास में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।